नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए कि असल में क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। बहुत ही खूबसूरत साइंस है और एक ऐसा टूल है जिसे यूज करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एडिट और अमेंड कर सकते हैं। नाम से हमारा जो भाग्य है वो हम बना सकते हैं। वाइब्रेशन बहुत मैटर करता है, तो क्या है ये वाइब्रेशन नेम? नेम की एनर्जी का मतलब ही ये है साउंड। हर लेटर की एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। अभी वो वाइब्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ कैसी एनर्जी जुड़ी। नाम से उसकी पूरी डेस्टिनी पर एक सपोर्ट लग सकता है। अनिल अंबानी, उनको भी लोग जानते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं जानते जिस लेवल पे मुकेश अंबानी को जानते हैं। तो इसका क्या रीजन? नाम रीजन है, डेट ऑफ बर्थ रीजन है, क्या रीजन? मैम दोनों चीजें रीजन है। तो हम ये पहचान कैसे सकते हैं मैम कि हमारा नाम ठीक है या नहीं? मैं खुद से उस नेम को कुछ पैरामीटर्स पे एनालाइज करती हूँ। उसके लिए सबसे जरूरी है जानना कि आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर कौन सी ऐसी चीज है वो अपने नाम में देखे। आप पहले ये देखिए कि आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर क्या है। आपका जो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है वो हार्मनी में है या नहीं। मुझे किस अल्फाबेट से नाम रखना चाहिए, क्या ये हम नंबर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं? आपका नेम आपके दोनों नंबर्स के साथ, और इवन मैं ये बोलूंगी कि आपके ज़ोडिएक जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं तो उसके साथ भी आपको अलाइन करना चाहिए। जब हम लोग बच्चों के नाम रखते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से रख देते हैं कि हाँ मुझे ये रखना है, एक होता है पंडित जी कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि माँ से नाम रख दो, रा से नाम रख दो। मैं कभी भी बच्चे का नाम उसके मून नक्षत्र के शब्द से नहीं रखती। किसी का नाम है, उसके नाम में ए 2 बार आ रहा है या फिर आई 2 बार आ रहा है, तो ऐसा कौन कौन से लेटर है जो 2 बार आने में परेशानी? पूरे नाम में भी अगर मैं बोलूं कि बार बार आई आ रहा है तो मैम उनकी नर्व्स में प्रॉब्लम होगा, उनका आईसाइट वीक हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत लोग ई डबल ई करके चलते हैं। तो मैम जिनके नेम में बाय डिफॉल्ट होता है ना, आप उनसे बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, या जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे जिनके नाम में 3 या 3 से ज्यादा ही है, उनको एसिड रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम होता है उनकी स्टमक में। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो नहीं होने चाहिए नेम में? कौन से कॉम्बिनेशन है जो हमें फायदा दे सकते हैं? मैम देखिए, अगर आपके नेम में वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, आपने हमेशा अपने बड़ों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि बच्चे का नाम अच्छा और अच्छे मतलब वाला, यानी कि अच्छी मीनिंग वाला रखो, क्योंकि नाम का असर पर्सनैलिटी पर होता है। और इसलिए लोग अपने बच्चों का नाम या तो अपने पूर्वजों के नाम पर, या सेलिब्रिटीज के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, योद्धाओं और देवी देवताओं के नाम पर रख देते हैं। हालांकि आजकल वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर एक नया ट्रेंड चला है स्टाइलिश, शॉर्ट और निक नेम रखने का। इसलिए आज हम इसी पर बात करेंगे जिससे आपकी पहचान है, यानी कि आपका और मेरा नाम। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या सच में बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि नाम का असर होता है वो वाकई सच है? क्या वाकई आपके पैदा होने के बाद रखा गया आपका एक छोटा सा या आपके बच्चे का एक छोटा सा नाम सफलता या असफलता की पहली सीढ़ी होता है? नाम में वो कौन सी गलती है जो आपको सफल बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है? क्या भगवान के नाम पर नाम रखना अच्छा है या फिर बहुत ही भयानक परिणाम आपको इसका भुगतना पड़ सकता है? नाम रखने का सही तरीका आखिर है क्या? ये सब कुछ जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और ये जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है नेम न्यूमरोलॉजिस्ट अरुषिया जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं, जैसे थंबनेल और इंट्रो से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही होगा, आज नेम न्यूमरोलॉजी पे बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इस वक्त, वो नेम न्यूमरोलॉजी को इतनी अच्छे से जानती हैं, इतनी अच्छे से जानती हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में अगर कहें तो। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑन योर चैनल। मैम सबसे पहला सवाल, ये नेम न्यूमरोलॉजी क्या है? मतलब न्यूमरोलॉजी तो सुना है हम लोगों ने, और नंबर्स से, चार्ट से, फ़ोन नंबर से। अब नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए कि असल में क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है? देखो, नेम न्यूमरोलॉजी को ना मैं बोलूँगी कि बहुत ही खूबसूरत साइंस है और एक ऐसा टूल है जिसे यूज़ करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एडिट और अमेंड कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने बोला कि आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है, तो जो न्यूमरोलॉजी है, जो हमारे बर्थ नंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, क्या आप उसका कुछ कर सकते हैं? तो आपके पास एक क्या बचा जिसको चेंज करके आप अपनी लाइफ की चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं? नाम है, क्योंकि वो हम
बचपन में हमारे पेरेंट्स रख देते हैं, बट आगे जाके हम अगर चाहें तो बदल सकते हैं, या जो भी हम चीजें करते हैं, अगर जिस भी चीज का हम नाम रखते हैं वो हम नाम से अपना हमारा जो भाग्य है वो हम बना सकते हैं। कुछ हद तक अमेंड कर सकते हैं। और नेम न्यूमरोलॉजी में क्या है ना, हम सबके नाम में अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स के पीछे एक नंबर है और एक नंबर के साथ एक एक प्लैनेट जुड़ा है। हम उनको अलग अलग करके काउंट करते हैं कि किस अल्फाबेट के पीछे का नंबर क्या है, देन हम एक सम निकालते हैं, हम टोटल करते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम, हमारा फुल नेम जो है वो किस नंबर पे आता है, और क्या वो नंबर हमारे बर्थ नंबर्स के साथ अलाइन है, एंटी है या न्यूट्रल है। उसी के हिसाब से हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो तय होती है। और ये वाइब्रेशन मैं सुनती हूँ, ये नाम में वाइब्रेशन, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने भी बोला वाइब्रेशन बहुत मैटर करता है, तो क्या है ये वाइब्रेशन नेम का? देखो, नेम का वाइब्रेशन, या हम जो भी चीज, अभी हम जो भी शब्द या जिस चीज का भी हम उच्चारण करते हैं, हर शब्द में कोई ना कोई वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। तो नेम की एनर्जी का मतलब ही ये है साउंड। अगर अभी बहुत सारे लोगों की भीड़ बैठी है और उसमें से कोई आपका नाम बुलाए तो क्या आप फट से पलट जाएंगे कि ये मेरा नाम है? ठीक है, आपकी नेम की वाइब्रेशन है, हर लेटर की एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। अभी वो वाइब्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ कैसी एनर्जी जुड़ रही है। जैसे आपने बोला ना कि नाम बहुत कुछ चेंज कर सकता है। अब दो लोग हम देख रहे हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अंबानी जी का, वो हमारे देश के सबसे अमीर इंसान हैं, तो अगर अंबानी जी का एग्जाम्पल है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो ही सिर्फ अंबानी है, उनके जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे अंबानी नाम से लोग होंगे। तो ऐसा क्या होता है कि एक अंबानी तो करोड़पति अरबपति है और एक अंबानी जिसको कोई जानता भी नहीं है? देखो, नेम से काफ़ी सारी चीज़ें अगर सिमिलर हो सकती हैं, कि लेट्स से कि एक मुकेश है और दूसरा मुकेश है, चलो ये भी ले लेते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी, जैसे कि अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी जी इज अ 1-9 कॉम्बिनेशन, बर्थ नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 9। अगर मैं ये भी बोलूं कि चलो किसी का वो भी सेम है, बट आप ये तो सोचिए कि जिस समय पे वो पैदा हुए हैं, जिस देश में वो पैदा हुए हैं, जिस फैमिली में वो पैदा हुए हैं, वो तो अलग अलग है। तो यहाँ पे कर्मा अलग है। हो सकता है कि उनका सरनेम अंबानी नहीं हो, उनका अंबानी है। तो जो मुकेश अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने आपको बोला कि बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 9 है, उनका जो नेम है वो उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत अच्छे से अलाइन है। मुकेश अंबानी जी का एक्चुअली पूरा नेम जो है वो मुकेश धीरूभाई अंबानी, ठीक है। उसका जो टोटल अगर आप निकालेंगे शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उसका टोटल आता है 66। और अगर हम मुकेश अंबानी को भी करते हैं तो देन ही इज कमिंग ऑन अ वेरी गुड नंबर ऑफ 3। तो अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने दोनों तरफ अपने फुल नेम में, वहां पर भी 3 है और वहां पर भी 3 है। और जो मुकेश अंबानी जी का डेस्टिनी नंबर है वो है 9। तो अगर हम देखें ना, तो नेम्स में और बाकी चीजों में एक लॉजिक होता है जिसको हम फैमिली ऑफ नंबर्स बोलते हैं। तो 369 एक ही फैमिली के नंबर है, और यहाँ पे उनके नेम के साथ और उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ चीजें बहुत अच्छे से अलाइन है। इसीलिए अब जैसे जब हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो दो चीज़ आती है। हम एक तो सब जानते हैं लोशो ग्रिड, बहुत सारे लोग उससे न्यूमरोलॉजी करते हैं, और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है। तो आप जो कर रहे हैं वो कौन सी न्यूमरोलॉजी है? मतलब लोग क्या समझे, हम लोशो से करने जा रहे हैं सारी चीज़ें प्रेडिक्शन? मैम, लोशो इज नॉट अ न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रिड इज अ ग्रिड जिसमें कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक है। दैट्स अ चाइनीज कॉन्सेप्ट। अगर आप देखेंगे तो फैंगशुई में भी वो यूज हो रहा है। मैंने आज तक के अपने पूरे करियर में कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन लोशो ग्रिड के थ्रू नहीं करी है। मेरा बिलीव नहीं है लोशो ग्रिड में, और मैं बिल्कुल भी लोशो ग्रिड या वैदिक न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती अपनी प्रिडिक्शंस में। इफ आई डू अ नेम, आई विल क्लियरली डू योर नेम विद द सिंपल चाल्डियन सिस्टम्स, जो 1 to 8 के अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके अंडर जो हमारे नंबर्स हैं उसके थ्रू ही करती हूँ। और रेस्ट ऑफ द प्रिडिक्शन कैन बी सिंपली डन थ्रू एस्ट्रोलॉजी। आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी आनी चाहिए बिना लोशो ग्रिड के, एंड द बेसिक थिंग्स जो डीपर जो आप देखते हो, डेफिनेटली आई यूज एस्ट्रोलॉजी देयर। एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स हैं जो कि दे आर मोर एक्यूरेट देन दिस लोशो ग्रिड एंड ऑल। लोशो ग्रिड में मैं आई डोंट बिलीव, लोग करते हैं, क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, बट वो सिर्फ एक पैटर्न देखने के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लोशो ग्रिड की जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होंगी, बट उसके थ्रू कुछ भी बोल देना या मिसिंग नंबर्स पे नाम डाल देना, मेरे लिए ये बहुत ही वेक साइंस है। आई डोंट बिलीव इन दिस। अब नेम की बात हो रही है तो आपकी बातें सुनकर अब बहुत सारे लोग होंगे जो अपने नाम बदलने चले जाएंगे कि भाई मेरा नाम बदलना चाहिए, लेकिन बहुत से उनमें से होंगे जिनका नाम सही भी होगा। तो हम ये पहचान कैसे सकते हैं मैम कि हमारा नाम ठीक है या नहीं? क्या कोई पैरामीटर होता है उसका कि मैम हमें नाम देखिए, चेंज करना है? बिल्कुल, मैं आपको ये बात बोलूँगी कि पहले तो आप
किसी भी पॉडकास्ट को सुन के अपना नाम खुद से मत करने लग जाइए, क्योंकि अगर आज एक डॉक्टर भी पॉडकास्ट में बैठ जाएगा तो आप अपना ऑपरेशन खुद से तो नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपके में कोई प्रॉब्लम है, या आप ये सब सुन के इस नॉलेज का फायदा लेना चाहते हो और आप चेक कराना चाहते हो, मैं ऑडियंस को ये बोलूंगी कि आप प्लीज किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप उनसे अपना नाम दिखवाइए, और आप किसी को भी जाके सीधा ये मत बोलिए कि मेरा नाम करेक्ट कर दीजिए या मेरा नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं भी किसी का भी नेम डायरेक्ट करेक्ट या चेंज नहीं करती अनटिल एंड अनलेस मैं खुद से उस नेम को कुछ पैरामीटर्स पे एनालाइज करती हूँ। उसके लिए सबसे ज़रूरी है जानना कि आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। जो उन दोनों नंबर्स आपके पास आए हैं, जो आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, क्या वो आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ हार्मनी में है? अगर हार्मनी में नहीं भी है तो क्या न्यूट्रल है? और अगर बिल्कुल ऑपोजिट है तो ये श्योर है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें या तो होंगी नहीं, या अटक अटक के होंगी, या जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा। बट मैं यही बोलूँगी कि कोई भी खुद से नहीं करे, कि ये चीज़ ऐसी है कि अगर ये पढ़ी हुई विद्या है, न्यूरोलॉजिस्ट ने पढ़ी है, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए और आप उनसे ठीक कराइए। जैसे आपने बोला खुद से नहीं करना है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमें हमारी बीमारी का पता होना चाहिए, हमारे अंदर सिम्टम्स होने चाहिए। तो उसी तरह से अगर कोई नाम चेंज कराना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है वो अपने नाम में देखे जिससे उसको ये पता चले कि नहीं, मुझे अब जाकर कंसल्ट करना है? देखिए, मैंने यही बोला ना कि आप पहले ये देखिए कि आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर क्या है। ठीक है, बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ आपका जो नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है वो हार्मनी में है या नहीं, क्योंकि आजकल ना एक्चुअली लोग बहुत समझदार हैं, उनको ये पता होता है कि 1 के साथ 8 नहीं जाएगा, 3 के साथ 6 नहीं जाएगा। और आप गूगल पे जाके अगर देखेंगे तो एक नेम का चार्ट है, शेल्डियन चार्ट, जिसमें कि आपको हर नंबर के नीचे एक अल्फाबेट है और उसकी वैल्यू जो है वो आपको वहाँ पे लिखी मिलती है। नहीं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको खुद से ही करना है तो वहाँ पे आपको शेल्डियन नेम का टोटल आ जाएगा। और अब तो सॉफ्टवेयर आपको नेम की डेफिनेशन भी दे देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो खुद से ही आते हैं कि मैम मेरे तो नाम में ये प्रॉब्लम है। आपको ये तो समझ में आएगा कि नाम में प्रॉब्लम है, बट जब आप किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे वो आपको ये चीज़ क्लियर करेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है क्या वो सिर्फ नाम से आ रही है, या आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है। क्या पता कि वो जो आपकी अभी की प्रॉब्लम है वो नाम की वजह से ना हो, आपके बर्थ चार्ट में, आपकी प्लैनेट्स में, आपकी जो दशा चल रही है उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, आपने अपने घर में कोई चेंजेस किए हो, आपने कोई गलत स्टोन पहना हो किसी के कहने पे। ये रिलेट करने के लिए तो आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए ना जो ये सब चीजें देख सके। बिल्कुल। तो ये मैं बोलूंगी कि खुद से नहीं करिए। बेसिक आजकल मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स अपना नेम खुद से एनालाइज करके और वो पूरा सब करके आते हैं कि मैम हमें तो ऐसे ऐसे है, अब आप बस हमारा नाम ऐसे कर दो। जैसे जब नाम की बात आती है तो DOB की भी बात आती है, और 1 से 9 नंबर होते हैं जिन पर हर कोई जन्म लेता है। अब 1 से 9 के बाद ही ये सारे नंबर शुरू होते हैं। तो क्या नंबर के हिसाब से भी नाम रख, जैसे मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 7 हूँ, 7 बॉर्न हूँ, तो अब मुझे किस अल्फ़ाबेट से नाम रखना चाहिए? क्या ये हम नंबर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं? जैसे 1 से 9 नंबर वाले हैं तो उन्हें किन किन अल्फ़ाबेट से नाम रखना है? नहीं, देखिए क्या होता है कि आपने अभी बोला कि आप 7 नंबर हो, तो ये आपका बर्थ नंबर है। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो डेस्टिनी है। आपका नेम आपके दोनों नंबर्स के साथ, और इवन मैं ये बोलूंगी कि आपके जोडियक, जो हमारे इंग्लिश जोडियक है, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, तो उसके साथ भी आपको अलाइन करना चाहिए। और एक नंबर के साथ बहुत अलग अलग अल्फाबेट्स आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि आप 7 हो, तो मैं 7 से ये बोलूंगी कि 7 के साथ 1 के जो अल्फाबेट्स हैं AIJQY, दैट इज न्यूट्रल। अब 7 के साथ 2 के अल्फाबेट्स BKR वो अच्छे हैं। 3 के अल्फाबेट CGLS उससे भी जा सकते हो, एंड सो ऑन। जो नंबर्स आपके बर्थ नंबर के साथ है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बर्थ नंबर का बताया। जब मेरे पास आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होगा तो मैं ये देखूंगी कि बर्थ और डेस्टिनी, अब 2 नंबर्स के बीच में कौन सा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है, जो 7 को भी अच्छा लग रहा है, आपके डेस्टिनी नंबर को भी अच्छा लग रहा है, और जो भी आपका मंथ का जोडियक है वो उसको भी अच्छा लग रहा है। फिर हम एक लेटर डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस पर फिर हम आपका फर्स्ट नेम बनाएंगे। फर्स्ट नेम का टोटल भी ऐसे आपके सारे नंबर्स के साथ मैच होना चाहिए, और फिर आपका फुल नेम।
आपका फुल नेम भी इन तीनों चीजों के साथ मैच होना चाहिए। ये तो बस एक टॉप लेयर है जो नेम में यूज होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। तो आपने अभी बताया कि मेरा नंबर है उसके 1 के साथ नंबर अल्फ़ाबेट वालों के साथ जाएगा, 2 के साथ भी चला जाएगा। तो ये जो आप बता रही हैं ना 1 के साथ यही अल्फ़ाबेट है जिससे हमें नाम रखना चाहिए। तो अगर कोई 1 वाला बॉर्न है, ठीक है, 1 तारीख को किसी का जन्म हुआ है, तो उसको अगर मैं कहूँ आपसे कि अल्फ़ाबेट दे दीजिए, किस किस अल्फ़ाबेट से उसे नाम रखना चाहिए, तो क्या होंगे वो अल्फ़ाबेट? मैम मैं फिर से वही बोल रही हूँ, खाली बर्थ नंबर के साथ अल्फाबेट नहीं जाएगा, उसका डेस्टिनी नंबर एक कॉम्बिनेशन होगा उसके साथ जाएगा। ऐसे तो मैम 1 नंबर से देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, 1 में भी 1 है, 10 है, 19 है या 28 है। इन चारों कंपाउंड्स का अपना अपना मतलब है और अपना अपना अलग है। इन चारों लोगों की पर्सनालिटी 1 होगी, लेकिन आप 4 लोग अगर आज आप सामने बैठा लो, 1 वाला, 10 वाला, 19 वाला, 21 वाला, कहीं ना कहीं 1 बॉर्न होने के बावजूद भी आप इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स में डिफरेंट पाओगे। तो एक चीज ये बोल देना कि 1 नंबर वाला है तो सारे 1 नंबर वाले इसी से नाम रख लो, तो मैम ये तो बहुत ईजी साइंस हो गया और ये तो बहुत अजीब बात होगी ना कि ये क्या चल रहा है। तो ऐसे नहीं बनाने हैं नाम। आपने ये बताया कि ऐसे नहीं बनाने हैं। अब सही तरीका भी आपने एक तरह से मैं कहूँ कि आपने बताया है नाम बनाने का। अब कुछ लोग हैं जो भगवान के नाम पर नाम रखते हैं अपना। बहुत सारे लोग हैं, किसी ने भगवान राम के नाम पे, भगवान कृष्ण के नाम पे रख लिया, देवियों के नाम पे नाम रखे जाते हैं। तो ये कितना सही है? मैम देखिए, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि जब मैं बेबी नेमिंग करती हूँ, ये मेरे पास भी आता है, तो हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि आप डायरेक्ट भगवान का नाम अपने बच्चे के नाम में डाल रहे हैं। पहले तो मैम आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसा कौन सा ऐसा भगवान है जिसकी जिंदगी में वो दुख नहीं थे? सबके राम जी, सीता जी, कृष्ण जी, राधा जी। तो पहली चीज़, अगर आप उसी भगवान का नाम अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उनकी जीवन की घटनाएं क्या आप अपने बच्चे के जीवन में भी लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप लोगों को तो भगवान लिख रहा है, बट मैम हम कलयुग में हैं, यहाँ कोई भी उनकी तरह पवित्र नहीं है, उतना है ही नहीं किसी के पास, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप अपने बच्चे का नाम भगवान के नामों पे रख रहे हैं तो क्या पूरी जिंदगी जितनी रिस्पेक्ट आप उस गॉड की करते हैं, क्या आप उस नेम की करेंगे? आप अपने बच्चे को कभी मारेंगे पीटेंगे नहीं? अपने मुंह से क्या कभी उस बच्चे के लिए आप शब्द नहीं निकालेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्यों भगवान का नाम रख कर आप उस नाम की बेकदरी कर रहे हैं? और भी अलग नाम है ना, आप ऐसा नाम रख लीजिए जिसका मतलब वैसा हो। डायरेक्ट लक्ष्मी, सरस्वती, शिव अगर आप रख रहे हैं तो आप बहुत बहुत रिस्पेक्ट मांगता है वो नाम, क्योंकि आप भगवान की शक्ति से किसी से जोड़ रहे हैं। और ना मैं ये नहीं मतलब एक्सेप्ट कर सकती, या मैं ये नहीं मानती कि कोई भी इंसान अपने को भगवान की तुलना कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब भगवान के नाम पे आपने बताया, बच्चों का नाम लिया आपने, बेबी नाम। तो जब हम लोग बच्चों के नाम रखते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से रख देते हैं कि हाँ मुझे ये रखना है, एक होता है पंडित जी कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि माँ से नाम रख दो, रा से नाम रख दो। बहुत से लोग उससे रखते हैं और बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। तो ये कैसे, मतलब क्या लॉजिक है बच्चों के नाम में? हाँ, क्या कुंडली का रखना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बेबी नेमिंग आते हैं और पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है या एक कंफ्यूजन होता है कि मैम हमारे पंडित जी ने तो ये निकाला है बट हम तो आपके हिसाब से चलना चाहते हैं। तो उनको मैं यही समझाती हूँ और मैं आपको यही बोलूंगी कि मैंने जितने भी बेबी नेमिंग किए हैं या जितनी भी रिसर्च और पढ़ाई करी है, मैं कभी भी बच्चे का नाम उसके मून नक्षत्र के शब्द से नहीं रखती, क्योंकि पंडित जी भी आपको जिस मून में बच्चा पैदा हुआ है, जिस मून साइन में, उस मून का एक नक्षत्र है, नक्षत्र से एक शब्द निकलेगा, वो आपको ये देंगे और वो कभी भी सिंगल नहीं होगा। मी होगा, भा होगा, हा होगा, हमेशा एक मात्रा के साथ होगा। अगर आप उसको इंग्लिश में जाओगे तो वो फर्स्ट 2 लेटर्स डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बच्चे के पास एक कुंडली है। कैसे? उसका तो जीवन शुरुआत हो रहा है ना, इसका मतलब वो पिछले जन्म के कर्मा लेके इस जन्म में आ रहा है और आगे जाके वो उन्हीं कर्मों का करेगा। तो मैम नक्षत्र ये बताते हैं कि पिछले जन्मों का क्या कर्मा था। आप नक्षत्र से, मून के नक्षत्र से नाम रख के क्यों पिछले जन्मा के कर्मा को इस जीवन में भुगतना चाहते हैं? दूसरी चीज मैम कि अगर आपका नाम आपके मून के नक्षत्र के शब्द से रखा है और किसी को भी आप पे कोई ब्लैक मैजिक करना है, कोई नुकसान पहुंचाना है, बहुत इजीली वो आपका मून नक्षत्र आपके नाम के पहले शब्द से निकाल लेगा। और जब भी आपकी जिंदगी में कोई वीकर टाइम आएगा और उस समय पे आपके पे कोई तंत्र या कुछ ऐसा किया जाएगा, वो 100% आपको लगेगा और आपके काम आएगा। तो पहली चीज तो आपने अपना नुकसान किया। दूसरी चीज, आपने पिछले जन्मों के अपने जो कर्म थे आपने इस जीवन में एक्टिवेट कर लिए, आपकी नेम की प्रीवियसी खत्म हो गई। तो मून नक्षत्र से मत रखिए,
मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से BNDN का जो एक कॉमन जा रहा है, और अगर आपके न्यूमरोलॉजिस्ट को अच्छी एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं बेसिकली 1, 5, 9 हाउसेस के, अगर वो अच्छी जगह पे बैठे हैं, वो जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से स्टार्टिंग शब्द से आप नाम रखें, वो एस्ट्रोलॉजिकली भी अलाइन है, न्यूमरोलॉजिकली भी असाइन है, तो आपका नाम एकदम बढ़िया है। या जिस लगन में आपने जन्म लिया है उस लगन का लॉर्ड अगर आपका अच्छा बैठा है या आपको उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है उस चार्ट में, तो आप उस लॉर्ड के अक्षर से नाम रखिए या फुल नेम उस पर ले जाइए। वो नेम आपकी लाइफ में बहुत बेटर काम करेगा एज कम्पेयर टू कि आप वो मून के नक्षत्र वाला नाम रखेंगे। और बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने नाम वैसे रखे थे उनकी लाइफ में देयर इज मोर स्ट्रगल एज कम्पेयर टू दी अदर पीपल। और आपने बोला काला जादू भी होता है, ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब ये तो आपने बताया कि कुंडली के बर्थ चार्ट से अगर हम अपना नाम रखते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो कुंडली होती है, बर्थ चार्ट है, इसका कॉन्सेप्ट धर्मों के हिसाब से अलग अलग है। अगर हम हिंदुओं में देखें तो कुंडली बनती है, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन या सिख में देखें तो ऐसा नहीं माना जाता, लेकिन उनके भी नाम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और एक तरह से अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो कर्मा उनके भी होते हैं, तो फिर कैसे उनके नाम जो फिर कैसे रिलेट करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने तो ना टाइम देखा ना वो देखा, वो नाम रखते हैं अपने बच्चों के अच्छे मतलब के हिसाब से नाम रखते हैं कि हाँ, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरा जब नाम रखा होगा तो उन्होंने देखा मतलब मिसबा मतलब लैम्प लाइट, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया उस नाम से, तो फिर वो कैसे ज़िंदगी पे हमारे इम्पैक्ट करता है? मैम देखो, नाम तो इम्पैक्ट कर रहा है, आप किसी भी धर्म से नाम रखो, और ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ हिंदू ही आते हैं। मैम मेरे पास सारे धर्म के ऑलमोस्ट लोग आते हैं कि वो नाम अच्छा रखवाना चाहते हैं। आप मैम देखो, ये आपके न्यूमरोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्मार्ट है। हर बच्चा पैदा हुआ है, आप भी मैम पैदा हुआ है, आपका भी एक बर्थ टाइम तो है। अगर आपके धर्म में कुंडली की मान्यता नहीं है, बट आपका न्यूमरोलॉजिस्ट तो आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको नाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है ना, वो आपको आपके धर्म से रिलेटेड नाम दे सकते हैं। जैसे मैम मेरे पास क्रिश्चियंस आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं या मेरे पास मुस्लिम क्लाइंट्स आते हैं, सिख क्लाइंट्स आते हैं, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैम आप हमको ना हमारे धर्म से मिलता जुलता नाम दे दीजिए। वो ये मुझे कभी नहीं बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे का बर्थ चार्ट मत खोलिए, क्योंकि हम उन्हें कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी या कुछ ऐसा तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप उनके नाम उनके बर्थ नंबर के साथ तो अलाइन कर ही सकते हैं ना। नेम का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने भी जैसे अपना नाम चेंज किया है, तो क्या रीजन आप बता सकते हैं कि रीजन क्या था? बिल्कुल देखो, आज भी जो मेरा डॉक्यूमेंट पे नेम है वो कुछ और है। जो लोग मुझे सालों से जानते हैं, पुराने जानते हैं, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे और भी पॉडकास्ट पे आज तक देखा है, वो ये जानते हैं कि मेरा 33 इयर्स तक कुछ और नाम था, और 33 इयर्स तक के बाद जब मैं इस फील्ड में आई और मैंने ये विद्या सीखी, तो जब मैंने जिन गुरु से पढ़ा और जो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि अच्छा, मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरा फर्स्ट नेम और फुल नेम अलाइन नहीं था। तो करियर था बट स्टेबिलिटी नहीं थी, ऊपर नीचे जा रहा था। आपको पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जब आप खुद पढ़ के समझ लिए ना तो आपको ये समझ में आ गया। तो मेरे नेम में करेक्शन का कोई स्कोप नहीं था। देखो, एक ये भी रीजन होता है कि हर नेम करेक्टेबल नहीं होता, मेरा खुद का भी ऐसा ही था। और हम कभी भी AA, TT ये वाला करेक्शन मैं तो बिल्कुल नहीं करती। मैंने आज के प्रोफेशन में एक सिंगल नाम का भी ऐसा करेक्शन नहीं किया। कोई भी आपके पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करके बोल दे कि ये करेक्शन हमारा आरुषा ने किया। ऐसा क्यों? उसका रीजन? मैम वो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द नेम। आप लेटर्स के साथ एक और लेटर लगा रहे हो। देखो मैम, अभी हमने साउंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है, ठीक है। हम एक चीज का साउंड है, हम बोल रहे हैं, लेट्स से मैं अपना नाम आरुष्या बोलती हूँ। अगर मैं अपने नाम में आज आरुष्या के आगे एक और ए लगा लूंगी, तो क्या आप मुझे आरुष्या बुलाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 3 ए लगा लेती हूँ, तो क्या आप उतनी ही आ की मात्रा मेरे नाम की प्रोनाउंसिएशन में लगाओगे? जब मैंने साउंड एनर्जी ही चेंज नहीं करी, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ में डिफरेंस आ गया? वो एक तरीका है, आपकी मन की तसल्ली है कि मैंने एक ए लगाया तो मेरा नाम इस नंबर पे आ गया। हो सकता है मैम वैसे नेम्स आपको इनिशियली कुछ समय में फायदा दे भी जाए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो आप बिलीव करते हैं वो आपका धुन लगता है, बट लेटर ऑन आपने कौन सा लेटर डबल किया है, आपने नेम की प्लेसमेंट्स है ना, मेरा फर्स्ट लेटर ए है, देन आर है, आपने कौन सी प्लेसमेंट के बीच में इंटरवीन करा है कोई और लेटर, और किस लेटर की फ्रीक्वेंसी को, लेटर मीन्स मैम देयर इज अ प्लैनेट, ठीक है। अगर मैं ए लगा रही हूँ तो मैं सन की फ्रीक्वेंसी को अपने नेम में बढ़ा रही हूँ। क्या मेरे पूरे नेम में उस सन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कोई डिस्टर्बेंस होगी?
और मैम repetition of letters is the biggest reason for lot of medical issues. It has been proved. We have seen lot of names having this letter in repetition. साथ में भी नहीं है, बट पूरे नाम में भी अगर उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड है, आपको मेडिकल इशू होगा ही होगा 100%. जैसे आपने ए की बात की, अगर ए बहुत सारे लगा लेंगे, सूर्य का नाम लेटर है ये, तो मतलब सूर्य मीन्स ईगो, तो ऐसे इंसान की ईगो बढ़ेगा. मैम देखो, ईगो इज अ मतलब लोगों ने सन को ये बोला हुआ है कि ईगो है. मैम सन एक स्थिर प्लैनेट है, ठीक है, और सन में क्या है, हीट. तो अगर आपका नाम लेट्स से कि एक 12 या 15 अल्फाबेट का नाम है, उसमें 4 तो ए लग गए, तो आपको नहीं लग रहा कि प्रपोर्शन खराब हो गया नाम का? तो किसकी चीज उसकी पर्सनालिटी में ज्यादा होगी? डेफिनेटली ईगो, हीटेड पर्सन, या मे बी उसकी बॉडी का हीट, या बहुत सारे हेडेक्स, ब्लड प्रेशर, आपकी टीथ में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको आफ्टर अ व्हाइल दिखने लगेंगी. ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिनकी रेपिटेशन से हमें बीमारियां होती हैं. जैसे रेपुटेशन की बात करें, बेबी नाम पर भी हम आएंगे. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपने बच्चों के नाम कैसे रखें, लेकिन उससे पहले अब जब रेपुटेशन की बात हो रही है, कुछ लोगों के नाम में कुछ चीज़ें 2 बार होती हैं. आपने बोला मैं डबल आर या फिर डबल ए इस तरह की चीज़ें नहीं करती, लेकिन एक मान लेते हैं किसी का नाम है, उसके नाम में ए 2 बार आ रहा है, या फिर आई 2 बार आ रहा है, गैपिंग है बीच में, मतलब लेटर है फिर उसके बाद आ रहा है नाम. तो ऐसा क्या, कौन कौन से लेटर है जो दोबारा आने में परेशानी होती है? मैम देखिए, कोई भी लेटर फ्रॉम ए टू जी अगर 3 बार या 3 बार से ज्यादा है और आपका नाम छोटा है, मैम लेट्स से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा महाराष्ट्रियन लोगों के नाम बहुत बड़े होते हैं, ठीक है. अगर एक लेट्स से कि 35 to 40 अल्फाबेट्स का नाम है, उसमें एक लेटर 3 बार आ रहा है, तो मैम वो डिवाइड है. आप कितना प्रोपोर्शन एक लेटर को दे रहे हैं. अब आप सोचो 15 लेटर का नाम है, उसमें 4 बार है, तो ए के नेगेटिव इफेक्ट्स और जो इश्यूज मैंने आपको बताया वो होगा. अब आपने बोला आई, ऐसे ही छोटे नाम में, पूरे नाम में भी अगर मैं बोलूं कि बार बार आई आ रहा है, तो मैम उनकी नर्व्स में प्रॉब्लम होगा, उनका आई साइट वीक हो जाएगा. अब अगर हम बात करते हैं अलग दूसरे लेटर की, तो वो है ई. आपने देखा होगा बहुत लोग ई डबल ई करके चलते हैं. तो मैम जिनके नेम में बाय डिफॉल्ट होता है ना, आप उनसे बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, या जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे जिनके नाम में 3 या 3 से ज्यादा ई है, उनको एसिड रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम होता है उनकी स्टमक में. वो कितना कितना भी वो दवाई ले लें, कुछ कर लें, उनका एसिड का प्रॉब्लम रहता है. दूसरी चीज मैम, उनके स्किन पे एलर्जीज आती हैं. एट टाइम्स वी हैव सीन उनको, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये फीडबैक देते हैं कि बेसिक चीज है डैंड्रफ. वो कहते हैं सारे ट्रीटमेंट करा लिया, जा ही रहा. जब हमने नाम देखा और मैंने पूछा कि ई आपने कब लगाया था, ये एक्स्ट्रा ई कब ऐड किया था, बोलते हैं हाँ मैम जब ये किया था उसके बाद से हो गया. ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, बट आपको ये देखना है कि आपका नाम के अल्फाबेट्स कितने हैं. क्या उसमें कोई एक अल्फाबेट है जो बार बार आ रहा है, जिसके पास ज्यादा स्पेस है, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा. अगर नाम ही बड़ा है तो बाकी अल्फाबेट्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना. तो सरनेम को मिलाकर हम ये बात बिल्कुल कर रहे हैं. पूरा नाम, आपका फुल नेम. अगर मान लेते हैं किसी के नाम में, जैसे अगर मैं अपना नाम लूँ, मेरा नाम है मिसबा खान, ठीक है, तो ए 2 बार आया मेरे नाम में, एक मिसबा में आया और एक खान में आया. तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं खान ना यूज़ करके, मतलब एक और ए ना यूज़ करके सिर्फ मिसबा यूज़ करूँ, तो मैं बच जाऊंगी इस चीज़? मैम आपका तो वैसे भी 2 है ना, तो 2 ए का तो प्रॉब्लम ही नहीं. आई सेड 3 और मोर देन थ्राइस, ठीक है. 2 से अगर ज्यादा हो तो 3 तक आपका ट्रिगर हो जाएगा. अगर जैसे आपका नाम मसबा खान है तो वो एक छोटा नाम है, अगर यहीं पर मसबा खान में आपने मसबा में एक और ए ऐड कर दिया, तो आप जरूर उस ए के नेगेटिव इम्पैक्ट को ले लोगे. 2 में इट इज वेरी नॉर्मल. बहुत इंडियन नेम्स में ई, ए और आई 2 बार आपको मिलेगा ही मिलेगा. और लड़कियों के नाम में तो आपको ज्यादातर या वो ए पे एंड हो रहे हैं या वो आई पे एंड हो रहे हैं. बिल्कुल. और अगर 3 ए है, मान लेते हैं मैं अपने रिलेटिव्स की अगर बात करूं, तो उनके नाम में 3 ए हैं कुछ. खान की जगह मैं अगर खानम कर दूं अपने नाम को, ठीक है, मैं मान लेती हूँ खानम कर दे, तो ये 3 ए आ गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा फिर? मैम देखो, आपने अब अगर खानम किया तो आपने 2 लेटर्स और ऐड किए, तो आपका नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया. बट यहाँ पर थर्ड ए का थोड़ा सा जो असर है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पर दिखने लगेगा. जो मैंने बताया कि ए की प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है कि आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम, बीपी इश्यूज, बॉडी हीट, सर दर्द, ये ऐसी कोई चीजें आपको ट्रिगर हो, और आप किसी को भी हो और आप डॉक्टर्स के पास जाते रहे और बोलेंगे तो ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैम हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं.
तो हम सिंपल देखते हैं कि ये तो नाम से आ रहा था, आप नाम को एडिट कर दीजिए और 3 महीना करके देखिए, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नजर में आए। अभी हम लोगों ने जो रिपीट होते हैं लेटर उसके बाद की, अब आप जैसे आपने बोला मैं खिलाफ हूँ डबल ए लगाने के लिए या कोई भी लेटर डबल करने के लिए। अब अगर हम बॉलीवुड को देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स के नाम सामने आते हैं जिन्होंने ऐसा किया और ऐसा करने के बाद उन्हें ग्रोथ मिली, तो इसका क्या रीज़न है? अगर ये गलत है तो कैसे? मैम देखिए, मैंने आपको क्या बात बोली कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा लग रहा हो, और मैम जो ये कॉन्सेप्ट है ना डबल ए डबल एम का, ये आया ही बॉलीवुड से, क्योंकि हमारे लोग ना बहुत जल्दी जब स्क्रीन पे किसी को देखते हैं पिकअप, तो वो वहीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर उसने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ या मैं भी कर लेती हूँ। बट द पॉइंट इज कि आप उनकी सिर्फ वो स्क्रीन वाली जिंदगी और उतनी ही दुनिया देख रहे हैं जो आपको मूवीज में दिखाई जा रही है। और मैम जिसने भी किया है, अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो ऐसे जो हमारे सबसे बड़े 2 स्टार्स हैं, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, क्या उन्होंने ये सब किया है? नहीं। तो जिन भी स्टार्स ने किया है क्या उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया अपनी जिंदगी में? अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, उनका नाम में थोड़ा जब मैम उन्होंने, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब उन्होंने अपने नेम में चेंजेस किया, क्या उसके बाद उनकी और ऐश्वर्या राय की मैरिटल लाइफ के ऊपर इश्यूज पे बाहर बातें आने लगी थी? ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि जो हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर थे इरफान खान, ठीक है, इरफान खान के नेम में किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने डबल आर किया था। ठीक है, इरफान खान वॉज अ 7 born इन अ 4 डेस्टिनी। 7 और 4 या 4-7 में मैम वैसे भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का एक खतरा होता है। अब उन्होंने उनके 2nd और 3rd प्लेसमेंट पे डबल आर करा है, और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि इस करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। देयर माइट बी अ रीज़न कि उनको जो भी कैंसर डिडक्ट हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट डबल आर इन द नेम, बिकॉज आर इज मून, आर कंट्रोल योर इमोशंस, आर कंट्रोल द ब्लड फ्लो इन योर बॉडी। आपने उस अल्फाबेट को लगाया है, मैंने क्या बोला, अपनी नाम की लाइन की सीक्वेंस को हिला दिया। कितने लेटर्स थे, आपने एक लेटर ऐड करा, आप उस लेटर को निकाल के कुछ एक और लेटर डाल देते, बट आपने उसको डबल आर कर दिया। तो लोगों ने उनका फेम तो देखा, बट जब वो चले गए, उनकी बीमारी हुई, किसी ने देखा कि वो बीमारी कब ट्रिगर हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो इनिशियली नहीं होगा मैम, थोड़ा समय लेगा आपके साथ, बिल्कुल, और उसके बाद ही होगा। ऐसे काफ़ी केसेस हैं। तो मैं आई डोंट फॉलो दिस कि अगर उन लोगों ने किया है तो हम भी करें, क्योंकि उनकी लाइफ में असलियत हम लोगों को नहीं पता चलती, सिर्फ हम लोग उनके ग्लैम की दुनिया और यही सब देखते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिस्टर्ब्ड होंगी, तो हम उसके बारे में नहीं देखते। और मैम उनकी बीमारी कब बाहर आती है ना, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है या कोई इंसान चला जाता है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। और अब सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चला है, लोग अपना पूरा नाम ना लिखकर जैसे आपने बताया कि रिपीट में ई लगा दिया या आई लगा दिया, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट होता है लाइफ में? मैम आप ये कहीं पर भी लगा रहे हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जितने भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके दोस्त हैं या नई भी हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, वो उस नेम को देखेंगे और पढ़ेंगे। वो जितनी बार उसको देखेंगे और पढ़ेंगे, उतनी बार वो गलत एनर्जी आपकी लाइफ में वाइब्रेट होगी। देखो एक चीज़ ना नाम के साथ बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए मस्बा, कि नाम ना आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। द मोर यू चैंट द पॉजिटिव ओम या कोई भी और मंत्र, आप जितनी बार चैंट करते हो, कहते हैं ना आप इतनी लाख बार कर लो तो अभिमंत्रित हो जाता है। या जो लोग आपने देखा होगा राधा राधा या हरे रामा हरे, मैम वो उनकी सोल में जुड़ा होता है, वो नाम है, वो उनका मंत्र है। वैसे ही आपका नाम आपकी सोल के साथ, आपके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ा है, दुनिया आपको उससे जानती है, आप यूनिवर्स में क्या एनर्जी हो वो आपका नाम बता रहा है। जितनी बार मैं मस्बा बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स में वो साउंड जा रहा है, तो जो भी उस नाम से जुड़ा है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा ही होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। बॉलीवुड की तो बात होगी, क्या पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है? कोई नेता है जिन्होंने अपना नाम चेंज किया? मैम देखो, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, पॉलिटिक्स ना बहुत अलग सी दुनिया है, और पॉलिटिशियंस कभी भी ऐसे खुले में आके ना अपना नेम अमेंड नहीं करेंगे जिससे कि पूरी दुनिया को पता चले कि क्या है। बट मैं आपको बताऊँ, पॉलिटिशियंस आर बिग फॉलोअर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इवन वी हैव क्लाइंट्स, वो आपके पास कब आएंगे, आपसे कब लेंगे ना, आप उनके बारे में बात कर सकते हो ना, बट दे आर बिग, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अलग दुनिया है नेम के बाहर, कि आपका एक बर्थ चार्ट है ना, वो फिक्स्ड है, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है, और पॉलिटिशियंस विल नेवर डू दिस, कभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग अंबानी की बात कर रहे थे, तो मुझे मेरे दिमाग में किया है, एक अंबानी है जो जिन्हें लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और उनके एक छोटे भाई हैं, ठीक है, अनिल अंबानी।
और उनको भी लोग जानते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं जानते जिस लेवल पे मुकेश अंबानी को जानते हैं। तो बिल्कुल। इसका क्या रीजन, नाम रीजन है, डेट ऑफ बर्थ रीजन है, क्या रीजन है? मैम दोनों चीजें रीजन है। देखिए मैंने आपको बोला कि मुकेश जी इज 1 and 9 कॉम्बिनेशन, मुकेश जी इज ऑन 39। वहां पे उन्होंने अपनी डेस्टिनी की फैमिली के साथ, जो मैंने बोला कि फैमिली ऑफ नंबर्स होता है 369, उसको वहां पे अलाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर अब हम बात करें अनिल अंबानी जी का, तो अनिल अंबानी इज इन 4-7 कॉम्बिनेशन, बर्थ नंबर 4 एंड डेस्टिनी नंबर 7। ठीक है, अब अनिल अंबानी जी का भी पूरा नाम अनिल धीरूभाई अंबानी इज ऑन 46, विच इज ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट नंबर इन नेम न्यूमरोलॉजी। अगर कोई सबसे ज्यादा अच्छा नंबर है दैट इज 46। ठीक है, और अगर जो ज्यादातर लोग उन्हें अनिल अंबानी, जैसे आपने भी बोला, तो दैट इज ऑन 24। अभी 7 और 4, मैम इससे पहले ना लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फैमिली ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, वरना वो बोलेंगे बातें तो हो रही है, हमें ये तो पता है नहीं कि क्या होता है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 4, 7 एक फैमिली, 3, 6, 9 की एक फैमिली, और 5 और 8 की एक फैमिली। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने अगर आप 3, 6 हैं तो आप 9 पे नाम ले जाइए, 9, 6 हैं तो 3 पे ले आइए। कहीं ना कहीं आप नंबर्स की फैमिली से भी अगर जुड़ जाते हैं 9, 6 मतलब अगर 9 को 3, 6, 9, हाँ, अगर आप 9 को बॉर्न है और 6 डेस्टिनी है तो 3 पे नाम ले आओगे, तब भी आपके लिए काम करेगा। मतलब टोटल नाम का 3 होना चाहिए, फर्स्ट का भी 3 होगा और आगे भी होगा, तो क्योंकि फर्स्ट नेम आपका कॉलिंग नेम है ना, बहुत लोग उसको नेगेटिव नंबर पे लाके सिर्फ पूरे नाम पे काम करते हैं। हमको उन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ नंबर्स है। अनिल अंबानी के साथ ये फैमिली ऑफ नंबर्स मैच नहीं है। ठीक है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, नेम नंबर 46 जो है, अगर वो आपको सब कुछ देता है तो नेम नंबर 46 की एक शर्त होती है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे और एथिकल रहेंगे। क्या अनिल अंबानी जी मुकेश अंबानी जितने एथिकल रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो क्या 46 ने ऐसा तो नहीं है कि नेम नंबर ने उन्हें बिल्कुल ही नीचे दिखा, एक तक उन दोनों का लेवल एक था। ठीक है, बट जब आपने अपने नेम के वर्च्यूज के अगेंस्ट जाके कुछ करना शुरू किया, आपने 46 नेम नंबर जो आपको बोलता था आपने उसको फॉलो नहीं करा, 46 नेम नंबर ने आपको नीचे गिरा दिया। और दूसरी चीज मैम, वो किस से जाने जाते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम आप रिलायंस का टोटल करें तो दैट इज ऑन 25-7। मुकेश अंबानी जी का फर्स्ट नेम का टोटल इज 25 एंड रिलायंस का टोटल इज अगेन ऑन 25। अगेन हमारे नाम का कंजंक्शन बन गया। देन मैम उनका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा फेमस हो? जियो। जियो इज ऑन 9, 369 की फैमिली बनी। तो एवरीथिंग इज टुवर्ड्स मुकेश अंबानी। और ऐसा नहीं है कि इस डेट ऑफ बर्थ ने या इस नाम ने अनिल अंबानी को कुछ नहीं दिया। बॉर्न इन द सेम फैमिली, दोनों धीरूभाई जी के बेटे हैं, बट उन्होंने किस तरह यूज करा, और इनकी किस्मत में भी था, नंबर्स में भी था। बट आपका नेम नंबर इतना अच्छा है, और बट आपने वो काम किए जो आपके नेम नंबर के अगेंस्ट थे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डाउनफॉल। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, नेम के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन की, तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो नहीं होने चाहिए नेम में? कॉम्बिनेशंस मैम, इसको हम बोलेंगे साउंड, लाइक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में प्रोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। साउंड्स इन नेम, जैसे RAM, राम। राम का साउंड इज नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव साउंड इन एनीवन्स नेम, एनी ब्रांड नेम, बिकॉज आप उसकी स्टार्ट तो अच्छी करेंगे बट फिनिश जो है वो अच्छी नहीं होगी। देन हम बात करते हैं लो, LO का मतलब ही है ना लो। तो लो जैसे कि लोकेश या बाकी नाम, उनका जो आप देखेंगे ना थॉट प्रोसेस और थिंकिंग, वो ना ऑपोजिट जेंडर के लिए बहुत ही छोटी और बहुत अलग होगी। तो ऐसे साउंड्स अगर आपके आसपास भी कोई है, मे बी हो सकता है कि कोई लोकेश ऑफेंड हो जाए कि मेरे बारे में ऐसा बोला, बट ये रिसर्च है मैम, ये देखा गया है कि ऐसे नेगेटिव साउंड्स अगर आपके नेम में है तो ये आपका डाउनफॉल भी देते हैं। और मैंने भी देखा है, मतलब आपने बोला ना अपोजिट जेंडर के साथ सोच छोटी होती है। तो ये सब चीजें हैं मैम, क्योंकि पॉजिटिव और साउंड इन्हीं सबको मिला के नेम बनता है ना, इसीलिए तो बोला जाता है कि आप खुद से मत कीजिए। तो सिर्फ ये दो, जैसे आपने एक राम बताया और एक LO बताया, और कोई कॉम्बिनेशन? मैम ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बट पॉडकास्ट में बता देने से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। इससे बेटर है ना कि हम पॉजिटिव के बारे में बात कर लें, जिसका लोग फायदा उठा सकें। हाँ, तो बिल्कुल कौन से कॉम्बिनेशन है जो हमें फायदा दे सकते हैं? मैम देखिए, अगर आपके नेम में VIN है, WIN है, तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? विन। देयर इज ऑलवेज बी अ विनिंग स्पिरिट इन दैट पर्सन बिकॉज ऑफ द नेम। ठीक है। देन इफ यू हैव HAN,
हैन मीन्स वेल्थ होल्डिंग इन योर नेम। लोग कहते हैं ना कि हमारा ऐसा नाम बना दीजिए कि जब हमारे पास पैसा आ जाए या कुछ है। अगर आपके चार्ट में 20% भी अच्छा पैसा कमाने की कैपेसिटी है विद दीज लकी नेम्स और दी गुड प्रोनोलॉजी इन द नेम, वो आपके 20% को 50% बिल्कुल कर सकता है। अब हम बच्चों के नाम पर आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बीच में बात की बच्चों के नाम पर। तो जब कोई अपने बच्चों का नाम रखे तो आप जो न्यूमरोलॉजी कर रही हैं, नेम न्यूमरोलॉजी, वो किस हिसाब से रखे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो? मैम बच्चों के नेम के लिए ना बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, क्योंकि बच्चों का नेम जो है वो आप, मैं ये बोलूँगी कि एक कच्ची मिट्टी से आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो जितना बेस्ट कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या जितना बेस्ट हम उस नेम में डाल सकते हैं ना, हम डालते हैं। उसके लिए मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगी कि आप उनकी 3 चीज़ें, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड दी ज़ोडिएक साइन ऑफ द चाइल्ड, अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कर रहे हैं, और अगर पेरेंट्स बोलते हैं लेट्स से वो हिंदू हैं और वो एस्ट्रोलॉजी में और चार्ट में बिलीव करते हैं, तो अगर आपके न्यूमरोलॉजिस्ट को देखना आता है, क्योंकि आई टेक बोथ दी थिंग्स, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, कि हम दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या अच्छा नाम बच्चे का बना सकते हैं। और उसमें मैम फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम, फुल नेम, ये तो एक ऊपर की लेयर है जो आप भी देख सकते हो, और ये टिक है, इस पे कहीं पर भी एक भी क्रॉस जो है वो नहीं नाम को बना सकता। मैम उसके बाद आता है आपके नेम में कितने वॉवल्स हैं। आपकी नेम के वोवल्स का टोटल ये बताता है कि आपकी सोल, आपकी आत्मा क्या करके खुश होगी। लेट्स से आपने नाम तो अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा, लेट्स से 46 नंबर पे दे दिया, बट जो आपके वोवल्स का टोटल था वो एक ऐसे नंबर पे आपने डाल दिया जो कि आपको किसी चीज़ का नशा दे सकता है। तो अच्छा नाम होने के बावजूद भी जब तक वो इंसान वो नशा नहीं कर लेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, तब तक उसकी सोल को शांति नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि साउंड्स, प्रोनोलॉजी, if it is possible to give positive sounds in the name, one numerologist can give। अगर नहीं भी जा रहा है, एटलीस्ट आप ये देखिए कि आप कोई नेगेटिव साउंड नहीं दे रहे हैं नेम में, कि जिसकी वजह से, क्योंकि वो साउंड बार बार उसके साथ कनेक्ट होगा, तो वो आप नहीं दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं जो हूँ, मैं नेम का ग्राफ भी बनाती हूँ कि जब हम नेम लिखते हैं तो नेम में कितने फॉल हैं। देयर इज अ सर्टेन फॉल, उससे ज्यादा फॉल अगर एक नेम में मुझे दिखते हैं, मतलब फॉल कैसे? मैम लेटर्स के साथ देयर इज अ वे टू कैलकुलेट द फॉल इन द नेम। ए है, आर है, कैसा है, तो देयर इज अ वे टू कैलकुलेट द ग्राफ इन द नेम। अगर मेरे ग्राफ में जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, अगर मुझे 3 से ज्यादा फॉल एक नाम में दिख रहे हैं, मैक्सिमम 5 अगर नाम बड़ा है, तो वो नेम कितना भी अच्छा है, वो जो लाइफ है ना वो ऐसे ही रहेगी, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी नाम में, ठीक है। उसके बाद नेम, जो फुल नेम है, उसके पीछे हिडन एनर्जीज है, एक हिडन नंबर है जो कि कुछ सालों के बाद एक्टिवेट होता है। हम सबके नाम में, आपके नाम में, मेरे नाम में, हमारे ब्रांड के नाम में, एक इंडिविजुअल के नाम में, अगर वो नंबर नेगेटिव कंपाउंड पे है, ठीक है, तो उतने ही साल तक आपका नाम अच्छा चलेगा। जैसे ही वो हिडन नंबर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा, आपको उस हिडन नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और वो जब तक रहेगी जब तक आप अपना नाम नहीं बदलते। और ये फ्रंट नंबर्स पे या फ्रंट पे कोई भी घर बैठ के जिसको ये तरीका नहीं आता, वो नहीं देख सकता। ये एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट ही देख पाएगा कि क्या है। ये बहुत सारी चीजें हैं मैम, 8 से 9 पैरामीटर्स। मैं ये बोलती हूँ कि ये मस्ट है। जिस तरीके से मैं किसी का भी नाम करती हूँ, बेबी नेमिंग है, इंडिविजुअल नेमिंग है, ब्रांड नेमिंग है, ये मस्ट है। इसके बिना देयर इज अ बिग नो फॉर मी टू मेक एनी नेम। आपने इतना कुछ बताया और मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी साइंस है कि एक पॉडकास्ट में पूरा कवर करना तो बहुत मुश्किल है। अब जब नाम की बात हो रही है बच्चों के, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं मेरे या फिर किसी और के भी, जब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, उनके दिमाग में एक थॉट होता है, नहीं मैं तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, या तो फिर मेरा बच्चा मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा, या तो फिर ये IAS बनेगा, IPS बनेगा। तो क्या हम नाम से करियर भी डिसाइड कर सकते हैं बच्चों का? जैसे अगर मान लीजिए किसी के फादर का बिजनेस है और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बिजनेस मेरा संभाले, तो उसको कैसे नाम रखना चाहिए अपना? मैम देखिए, नाम से सिर्फ बिजनेस नहीं डिसाइड हो सकता। मैं ये बोलूँगी नाम से उसकी पूरी डेस्टिनी पर एक सपोर्ट लग सकता है। मैम अगर किसी के फादर, ये आप जो मुझे बोल रहे हैं ये मेरे पास बहुत आता है, क्योंकि डॉक्टर्स आपने देखा होगा ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मेरे पास पेरेंट्स का आता है कि वो पैदा हुए बच्चे से उम्मीद करते हैं क्या मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। मैम उसके लिए दैट इज व्हाट आई सेड, द होल बर्थ चार्ट रीडिंग इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकली 60 चार्ट्स है, तो D10 इज द चार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सी द प्रोफेशन ऑफ एनीवन और अ चाइल्ड और समथिंग। और ये ज़रूरी नहीं है
कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर या लॉयर का बच्चा लॉयर भी बनेगा या नहीं। मे बी दैट पर्सन इज born with the skill of a businessman but not as a doctor, maybe something else, maybe into interior designing और fashion। मैम सिर्फ नेम से अगर प्रोफेशन डिसाइड हो जाता या कर देते ना, वो भी मैं कर दूंगी, बट उस पर एक शर्त है कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशन दे रही हूँ, रेस्ट थिंग्स इन द लाइफ वुड बी सैक्रिफाइस्ड। आर यू रेडी फॉर दैट? नो नो। सो हम किसी एक चीज को रखकर नाम नहीं बना सकते। नाम किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को मैम एक न्यूबॉर्न बेबी का ना एक्चुअली ऐसा बनाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि आप ना हर समय एक नया बच्चा आप अपने बच्चे का नाम बना रहे हैं। जो आप अपने बच्चे के लिए करेंगे ना, आपको उसी फीलिंग से उसी तरीके से एक बच्चे का नाम बनाना चाहिए। कि अगर एक भी चीज आपको गलत दिख रही है, मैम बहुत बार पेरेंट्स भी बहुत स्टबर्न होते हैं। ऐसी कंसल्टेशन मेरे पास आती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से काउंसिल करके समझाना पड़ता है मैम कि जो आप बोल रही हैं ना ये पॉसिबल नहीं है। आप लॉजिक समझिए कि मैं आपके बच्चे का भला चाहती हूँ। और जब आप बच्चे का पूरा चार्ट खोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल, उसमें क्लियरली दिखता है कि किस तरफ जाएगा। बट मैं आपको फिर से एक बात बोलती हूँ मैम कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो 18 साल बाद क्या प्रोफेशन चूज करेगा ना, वो डिपेंड करता है पहली चीज 18 साल बाद वो होगा कहाँ, तब की टेक्नोलॉजी क्या होगी, तब कौन सी चीज जो है वो ज्यादा चल रही होगी। मैम आज से 20 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे, क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि वो एआई में जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इतना लंबा सोचना और करना मुझे तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ कि आप नाम में ये बोलिए कि मैम आप मेरे बच्चे के लिए वो नाम डालिए जो उसकी जीवन के सारे सेक्टर्स को एक्सेलरेट करेगा। और बिल्कुल करता है, सब करता है। तो आप खाली प्रोफेशन छोड़ दीजिए, उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ, उसका नेचर, उसके रिलेशनशिप्स, हम सबको अच्छा करते हैं एक नाम में। मैं किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करती। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे आपने बताया कि हर चीज़ पे फोकस करते हैं। अब जब मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा एक मिसबा, ठीक है। अगर सेम मेरी डेट ऑफ बर्थ का कोई इंसान आपके पास आए कि भाई मेरा ये है, मैम देखिए आप और बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे? अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1999 है, ये आपको पता है। अब मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये आपको डेट ऑफ बर्थ से पता होगा। अब मेरे पास नाम कैसा होना चाहिए जिससे मैं हर सेक्टर में अच्छी रहूँ, ये कैसे आप बताएंगे? मैम देखिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप मेरे पास आ रही हैं या किसी पेरेंट्स आ रहे हैं जिनका बच्चा अभी जन्मा है। आप आ रही हैं तो डेफिनेटली आपकी एक एज है और आपने कुछ हिस्सा अपनी जिंदगी का बिता लिया, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप क्यों नेम के लिए आना चाहती हैं। आई विल रीड योर नेम, और जो आपके प्रेजेंट नेम में नेगेटिव और पॉजिटिव है, पहले मैं आपसे वो पूछूंगी कि आर यू फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, इफ देयर आर एनी इन द प्रेजेंट नेम, ठीक है। इफ यू विल से एंड अग्री विद मी कि यस मैम, तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो बेस्ट नाम हम आपको दे सकते हैं और वो नाम आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो एक ग्रोन अप में और एक बेबी नेमिंग की मैम प्रोसेस में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आप एक बच्चे का नाम अगर हमसे बनवा रहे हैं तो उसके लिए तो सब कुछ नया है, ताज़ा है। जो नाम मैं डाल रही हूँ वो 30% लक उसका डिसाइड कर रहा है। तो जो मुझे उसके चार्ट में उसकी बर्थ की सबकी 9-9 साल की साइकिल्स है, जो मुझे प्रॉब्लमेटिक एरिया दिख रहा है और उस एरिया को अगर मैं नेम के किसी कंपाउंड नंबर से कवर कर सकती हूँ तो मैं नेम में उसको कवर करूंगी। जो चीज़ उसकी अच्छी है, जो प्लैनेट उसका अच्छा बैठा है और उसको जीवन भर फायदा देगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस अल्फाबेट से नाम स्टार्ट करूँ, उसका टोटल उस प्लैनेट के नंबर पे लेके आऊँ, ताकि मैं उसके भाग्य को हर तरफ से सिक्योर करके चलूँ। तो एक बेबी नेमिंग में और एक अडल्ट नेमिंग में देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ द प्रोसेस। अगर मैं ये कहूँ, जैसे अभी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, मैंने मीडिया में काम किया, पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो जब मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा, मान लीजिए उस टाइम वो आपके पास आते कि मैम ये देखिए ये नाम रखिए, और आपने कुछ नाम रखा होता, जो भी नाम रखा होता आपने, उस हिसाब से मान लीजिए एक नाम आप अपने दिमाग में सोचिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ सोचने के बाद, और वो मुझे बताइए, तो उस हिसाब से मैं आज किस फील्ड में होती, क्या ये आप बता सकती हैं? मैम उसके लिए ना डेफिनेटली बता सकती हूँ, बट उसके लिए मैंने आपको बोला ना कि अभी मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आप 7-1 कॉम्बिनेशन है, तो ये एक बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी कि मैं आपको बोलूँ 7-1 कॉम्बिनेशन है, ये लेटर पे नाम आ सकता है। और अगर आप खान लगाते हैं या खानम लगाते हैं तो मैम पहले आई हैव टू कैलकुलेट योर सरनेम, बिकॉज वो फिक्स्ड है, ठीक है। आपको खान लगाना है या खानम लगाना है, क्योंकि मैं
ऐसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो सरनेम छेड़ दे। हमने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट देखे हैं जो सरनेम ने अमेंडमेंट्स करते हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बिकॉज वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपकी सोल ने चुना है उस घर में जन्म लेने के लिए। तो मैं पहले उसको देखूंगी कि क्या फिक्स्ड है, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम कैसे नंबर पे रखें कि फर्स्ट नेम और खान या खानम को लगाकर आपके लिए फुल नेम भी अच्छा है और पूरा नाम आपके बर्थ और डेस्टिनी के साथ मैच हो। उसके बाद जो मैंने आपको बोला, जो पूरा प्रोसेस है मेरे नाम का, वो मैम ये एक प्रोसेस है जिसे मैं करने में भी कम से कम 5 to 7 डेज अपने क्लाइंट से लेती हूँ, बिकॉज एक नाम को बनाने में इंडिविजुअल 3 से 4 घंटे जाते हैं। मैं बिल्कुल वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि आप अभी मेरे पास आके बोलोगे मैम 10 मिनट के बाद नाम दे दो। नो, मैं कर ही नहीं सकती। मैं ऐसी कंसल्टेशंस लेती भी नहीं हूँ। ऐसी बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैम बच्चा पैदा हुआ है, हमें ना अभी हॉस्पिटल में नेम देना है। मैं उनको बोलती हूँ मिनिमम गिव मी 24 आवर्स इफ इट इज़ एन इमरजेंसी। मुझे वो 3-4 घंटे चाहिए। मैं किसी के जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से का फैसला कर रही हूँ। अगर मेरी वजह से कोई और भुगतेगा तो उसके कर्मों का भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट आई एम रियली सॉरी, मैं इतने शॉर्ट पीरियड में आपको एक नाम, मैं आपको नाम जरूर दे सकती हूँ बट पॉडकास्ट में नहीं दे सकती क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आजकल आपने भी एआई का जिक्र किया, तो आजकल इसी तरह के बहुत सारे फील्ड बन गए हैं। सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर लोग बन रहे हैं, अब एआई का टाइम आ गया है। तो जो लोग इस क्रिएटिव फील्ड में, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, फेमस हो रहे हैं, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या उनके नाम में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से वो उस फील्ड में जा रहे हैं? मैम बिल्कुल है। पहले आप समझिए कि आप क्रिएटिव फील्ड को क्या समझते हैं। आप उन्हें कहाँ देखते हैं? कैमरा पर, स्क्रीन पर। तो ये पूरा वर्ल्ड किससे चल रहा है? राहु से। तो कहीं ना कहीं उनके नेम्स 4 पर हैं या उनके चैनल का नाम 4 पर है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हमारे अभी के सबसे बड़े कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, हिज नेम इज ऑन 31। ठीक है मैम, उन्होंने और भी चैनल्स पे काम करा। अभी वो सबसे ज्यादा फेमस किस पे हैं? कलर्स से हुए थे, नेटफ्लिक्स अब है। हाँ, नेटफ्लिक्स का टोटल इज ऑन 31। डू यू सी अ मैच ऑफ द नेम एंड द नेम ऑफ द चैनल इज एग्जैक्टली सेम। जैसे मैंने आपको रिलायंस के केस में बताया, मुकेश ऑन 25 एंड रिलायंस ऑन 29। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं मैम, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैम अब देखिए, अब अगर हम आपने बात करी सोशल मीडिया की, हम कितनी रील्स स्क्रॉल करते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी एक रील बना रहा है, बट उसमें से जो फेमस है वो बिना कहीं ना कहीं 4 के सपोर्ट के, या क्रिएटिविटी है तो 2 या 6 के सपोर्ट के बिना, इधर इन द नेम या मैम वो जिन ग्रहों में उन्होंने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं उनके चार्ट में वो नंबर्स इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। मैं आपका बर्थ चार्ट बिना देखे बता सकती हूँ, कहीं ना कहीं आपके भी बर्थ चार्ट में राहु का ऐसा प्लेसमेंट है। इसीलिए पहले आप जर्नलिस्ट थे और अभी भी आप कैमरा पे ही बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिना 4 के, बिना राहु के आशीर्वाद के आप ये काम नहीं कर सकते। आप 7 हो ना, 7 इज मोर इनटू रिसर्च। ठीक है, तो आप पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो आप उन लोगों से ज्यादा जुड़ना पसंद करते होंगे या ज्यादा आपको कम्युनिकेशन होता होगा। द पीपल हु आर देमसेल्व्स टॉक ऑन सम रिसर्च एंड रिसर्च ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि मैं मस्बा को बोलूंगी कि ये है, ये आंसर है, आप कर दो। मुझे नहीं लगता आप जैसी पर्सनालिटी एक क्वेश्चन आंसर्स को लेके एक पॉडकास्ट कर सकती है। नो, मैं बहुत रिसर्च, जब मैं खुद आती हूँ तो पहले मेरे दिमाग में रहता नहीं कुछ नया करना है, रिसर्च बहुत ज्यादा डीप में जाती हूँ, बहुत सारी ऐसी। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर बर्थ नंबर। ये होगा मैम, आप अगर उससे विपरीत चल रहे हैं लाइफ में तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आपके नंबर्स, आपका चार्ट जो आपको कहता है, बेहतर है आप वही प्रोफेशन करिए। ये तो कहीं ना कहीं घूम घुमा के या तो आपको किस्मत वहां पे लेके आएगी, या आप अगर कुछ और कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। जैसे आपने अभी बोला भी कि जब मैं किसी की लाइफ का डिसीजन लेती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। अगर मैं भी किसी की स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, कोई मेरा क्लाइंट है, उसने बोला मैम स्क्रिप्ट लिख दो, तो जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, तब तक मैं नहीं दूंगी। बल्कि मेरे टीम के लोग ये बोलते हैं कि तुमको सोना हीरा लगाने की जरूरत नहीं है, लिख कर दो उसको। बिकॉज यू आर नंबर 7 एंड देन आपका फर्स्ट नेम इज अगेन ऑन अ कंपाउंड ऑफ 16 विच इज 7। तो आप केतु की चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मे बी एट टाइम्स यू हैव दैट गट फीलिंग, और आप अपनी गट फीलिंग के साथ अगर कभी गए होगे या जाते होगे तो वो मोस्टली केसेस में सही निकलती है। और एक चीज़ और भी होती है, मतलब मुझे किसी के काम पर, एक होता है ना लोग किसी से काम करा रहे हैं, अब मेरे पास टीम है, मैंने उनसे बोला ये काम करना है जो मेरा काम है, अगर उन्होंने करके दे दिया तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता जब तक वो मैं खुद से नहीं करती, खुद से हाथ नहीं लगाती उसमें। बिकॉज आपका नेम का फर्स्ट लेटर इज एम। एम अपनी करता है,
उसको खुद के हाथ से सजावट चाहिए। आपके घर में भी अगर आपकी मेड या आपकी मम्मा अगर आपका रूम समेटेगी, जब तक आप खुद से जाके अपना टच नहीं डालोगे, चादर को ऐसे नहीं करोगे, पिलो को ऐसे नहीं रखोगे, यू वोंट स्लीप ऑन दैट बेड। बिल्कुल 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 ऐसा होता है, कुछ भी करते हैं मतलब उसमें मुझे अपना हाथ लगा के ठीक करनी है, ये इधर क्यों रख दिया, ये इधर क्यों रख यही दिया। मैम आपके नंबर्स और अल्फाबेट्स का इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ। अब अगर हम नाम की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल कपल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ मैंने पॉडकास्ट किया जिन्होंने, एक संदीप बजाज सर हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जो मैरिज है वो मेरी वाइफ की वजह से बची हुई है क्योंकि वो 6 हैं और वरना नहीं होती। तो क्या जो मैरिज कंपैटिबिलिटी होती है उसके लिए भी कुछ देखना पड़ता है, नाम या नंबर? मैम देखिए, ये तो सदियों से ही चला आ रहा है हमारे पुराने ज़माने से कि मैरिज के लिए तो चाहे आप कितना भी बोलो, चाहे इस नेम न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड अब है, बट कुंडलियां मिलाने का ट्रेंड तो बहुत पहले से चल रहा है। और जो भी आपके न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये बात बोली कि 6 है, वन ऑफ द रीजंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 पीपल नेवर हैव डिवोर्सेस। तो आई थिंक बहुत सारे हो सकता है कि डिवोर्स लॉयर्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा डेटा तो किसी के पास नहीं होगा। और मैं आपको ये बोलूँगी कि 6 में 15 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपका नाम है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है आपकी रिलेशनशिप ब्रेक होने की। तो आप किसी एक नंबर को लेकर, नंबर्स को लेकर नहीं बोल सकते कि मैम उनके पीछे और भी रीजंस होंगे। और जब हम किसी की भी मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो मैं ये बोलूँगी मैचिंग ऑफ बर्थ नंबर्स ऑफ बोथ दी पूरे कपल का, देन द डेस्टिनी नंबर ऑफ द कपल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि बर्थ नंबर आपका 33 ईयर्स तक एक्टिव रहेगा विच इज़ द इनिशियल स्टेज, बट डेस्टिनी नंबर 33 के बाद टिल यू आर अलाइव वो एक्टिव रहेगा। अगर आपने पहला नंबर मिलाया और आपने बाद का नहीं मिलाया, लेट्स से आपकी शादी हुई 27-28 तो 5 साल तो अच्छे निकले, 5 साल के बाद क्या हो गया, क्योंकि दोनों के डेस्टिनी नंबर एक दूसरे के साथ क्लैश है। लेट्स से एक का डेस्टिनी नंबर 8 था, एक का 4 था या 2 था, तो इनका आपस में नहीं बनता। तो उस समय पर आपको दिखेगा कि मैरिज का क्लैश है। और अगर आप बोलो कि नेम न्यूमरोलॉजी से, मैम नेम न्यूमरोलॉजी से 20% ये चीज़ क्योर करी जाती है कि आपका नेम और आपके पार्टनर का नेम हार्मनी में हम करते हैं, क्योंकि अब तो शादी हो गई, अब बन नहीं रही, तो आपके नेम का फर्स्ट लेटर और आपके पार्टनर का फर्स्ट नेम उसको हार्मनी में कर दो, तो और फुल नेम की एनर्जीज भी मैच कर दो, समहाउ आपको 20-30% जो है वो मैरिज में सपोर्ट मिल जाए। कंपैटिबिलिटी की बात करें मैम, तो कंपैटिबिलिटी में लोग क्या समझते हैं ये चीज़ कि नंबर 1 वाला है तो उसका इस नंबर के साथ होना चाहिए, मतलब कोई 1 बॉर्न है तो उसको, या फिर 7 बॉर्न या फिर 4 बॉर्न, इसके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। क्या ऐसा कुछ है लॉजिक? मैम होता है, नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल होती है, बट मैं ये फिर बोलूँगी कि न्यूमरोलॉजिकली जो कंपैटिबिलिटी है वो शादी जैसे पूरे जीवन के संबंध के लिए सिर्फ 20 या 30% है। आपको एक्चुअल में अगर कंपैटिबिलिटी शादी के लिए चाहिए तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स मिलवाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें आपका D9 आपको क्या कहता है। मैम पहली चीज़, हम किसी की शादी के लिए बात कर रहे हैं तो क्या पहले हमें ये देखना ज़रूरी नहीं है मिलाने से पहले कि 2 लोगों की इंडिविजुअल चार्ट की मैरिड लाइफ क्या कहती है, रैदर देन हम दोनों को ले आए। अगर लेट्स से आप एग्जाम्पल मेरे पास आए हो कोई चार्ट लेके, तो पहले मेरा फर्ज बनता है ये देखने का कि मज़बा के चार्ट में मैरिटल लाइफ का क्या स्टेटस है, फिर मज़बा जिसका चार्ट लेके मेरे पास आई है उसका मैरिटल लाइफ का क्या स्टेटस है। मे बी आपका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन आप जिसका चार्ट लेके आए हो उसके इंडिविजुअल चार्ट में ही मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, तो यहाँ तो मुझे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो पहला क्रॉस यही हो गया कि मैं कहती हूँ चाहे वो नंबर से आप 7-1 है, ठीक है, 7 के साथ 1 इज वेरी न्यूट्रल, आपके साथ बर्थ नंबर 2, बर्थ नंबर 3, बर्थ नंबर 4, बर्थ नंबर 6, ये जो बेस्ट है मैं आपको बोलती हूँ। और आपका अगर डेस्टिनी नंबर 1 है तो मैं बोलती हूँ कि वहां पर आप डेस्टिनी नंबर 1 के साथ अगर जाती हैं तो ईगो क्लैश हो सकता है आगे जाके, ठीक है। अगर आप 2 के साथ जाती हैं, आप 1 है, आप थोड़े से एग्रेसिव में नहीं बोलती 1 को, थोड़े से हाई ओपिनियटेड होते हैं, एग्रेसिव इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। तो आप 2 के साथ जाइए, क्योंकि अगर डेस्टिनी 2 होगा तो दैट पर्सन विल बी लिटिल इमोशनल। आप 3 के साथ जा सकती हैं, 3 के साथ भी 1 और 3 का एक ईगो क्लैश का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। आप डेस्टिनी 4 के साथ मत जाइए, 5 के साथ न्यूट्रल है, 6 के साथ भी चलेगा। 4 मतलब बर्थ 4 चलेगा, डेस्टिनी 4 तो नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि 7 और 4 राहु और केतु इज अ गुड मैच, वो कंप्लीट करते हैं, एक सर और एक धड़, ये कंप्लीट करते हैं।
तो ये आपकी जब तक डेस्टिनी एक्टिवेट है ना 33 इयर्स तक, तब तक ये आपका बहुत अच्छा जाएगा। डिपेंड्स आप किस एज में शादी कर रहे हैं। जब 33 टू 35 एंड सो ऑन जाएगा ना मस्बा, तो आपकी 1 की पर्सनालिटी एक्टिव हो जाएगी, 7 की 30% रहेगी। तो वहां पर भी तो ये देखना है ना कि अगर आपकी एक्टिव हो रही है तो आपके पार्टनर की भी तो एक्टिव हो रही है ना। वहां पर डेस्टिनी नंबर का क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर्स की कंपैटिबिलिटी देखना जरूरी है, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक चीज है, लेकिन उसके बाद हमें ये देखना है कि आपके दोनों के चार्ट्स में इंडिविजुअली क्या शादी का सुख है। किसी एक का इंडिविजुअल चार्ट अगर डिस्टर्ब्ड है, एक बेचारे का अच्छा था, हमने लेट्स से अभी 7-1 है और हमें कोई 4-3 कॉम्बिनेशन मिल गया, तो न्यूमरोलॉजिस्ट तो कहेगा हाँ वेरी गुड, आप मस्बा कर लो इससे शादी। बट वो तो आपने एक ऊपर की लेयर देखी न्यूमरोलॉजिकली, क्या पता उनका जो रिलेशनशिप का जो 7th लॉर्ड है या जो D9 चार्ट है जिससे कि शादी देखी जाती है, अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो 100% आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, और आपकी वजह से नहीं आएगी। अगर आप जिसका चार्ट लाए थे, जिसको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने जोड़ा था और सही था, तो वहां से आएगी। तो क्या जिसने खाली नंबर्स देके आपका मैच दिया, क्या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये गारंटी देता है कि हम नंबर्स देख के मैच करें चली जाइए शादी में प्रॉब्लम नहीं होगी? ये चीजें खाली एक से नहीं देखनी चाहिए। जो विद्याएं बनाई गई हैं, हमारे ऋषि जो हैं ये बना के गए हैं चीजों। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके ये चीजें करती हैं? मैम पूरी जिंदगी का सवाल है शादी, इट इज नॉट अ रिस्क, वन टाइम, भगवान करे सबकी एक ही बार हो। अब जैसे आपने बोला एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बर्थ चार्ट ही नहीं है, अपना कुंडली नहीं है, दूसरे धर्म की, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग डेट ऑफ बर्थ है ना। हाँ। मैं डेट ऑफ बर्थ से, आप मुझे टाइम नहीं दोगे मैं तब भी बना लूंगी, बिकॉज व्हेन आई मेक द चार्ट, मैं आपकी जिंदगी में कुछ चीजों से पूछूंगी, अगर वो रिलेट कर रही होंगी, मैम मेरे पास यहाँ पे चार्ट बन जाएगा, आप मत दो मुझे टाइम। आप एक डेट पे बॉर्न हुए हो ना, उस डेट पे अगर किसी को देखना आता है तो बहुत सारी ट्रिक्स है। अगर मैं वो एक चार्ट यहाँ निकालूंगी, मुझे वो चार्ट में जो जो दिख रहा है, आई विल आस्क यू कि ऐसा है ऐसा है, अगर है तो दैट मीन्स मैं बिल्कुल एक्यूरेट चार्ट पर हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और मैम अगर हम दूसरे धर्म की बात करें ना, तो फिर हमें इस विद्या को बिल्कुल कांटा मार देना चाहिए। फिर आप जो भी करें, आप भगवान के भरोसे, भगवान का नाम लेके करें, उस विश्वास से करें तो वो चल जाएगी। ये भगवान का विश्वास और ये चीजें, ये मैं कभी नहीं बोलती किसी को कि मैम लव मैरिज में कहाँ मानते हैं लोग, नहीं मानते, कुंडली भी नहीं देखते, और कुछ चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना आगे जाके अनसक्सेसफुल। मेरे पास आते हैं, मैम जबरदस्ती कर दो। मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि ये इतने साल तक नहीं चलेगी, कि अभी, क्योंकि मैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नया नया प्यार है तो चलेगा। मैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब आप होते हो ना, तो आपके चार्ट में एक अलग घर एक्टिवेट होता है। जब आप शादी करते हो तो आप पार्टनर्स बन जाते हो, तो एक अलग घर हो सकता है। आपका 5th हाउस बहुत अच्छा हो, जिसमें आपके रिलेशनशिप्स में आपको सुख मिल रहा है, बट आपका 7th हाउस नहीं होगा। तो जैसे ही उस रिश्ते को आप शादी में कन्वर्ट करेंगे, वो 7th हाउस एक्टिवेट होगा, और अगर उसके प्लैनेट अच्छे नहीं थे या D9 खराब, तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि आप लिव इन में रह लीजिए, क्योंकि आपका 5th अच्छा है, 7th अच्छा नहीं है, तो आप लिव इन में रहो, आप शादी का टैग मत लगाओ। तो क्या तलाक के केसेस में भी नाम फर्क पड़ता है? जैसे बहुत से लोग हैं, उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, अब नाम उन्होंने बदल लिया, तो तलाक टल सकता है? मैम देखो, अगर तलाक जो है वो कंपैटिबिलिटी की वजह से है, और जैसे मैंने बोला कि मुझे चार्ट में दिख रहा है कि कंपैरिजन है, बट नेम के लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक का दोनों के लेटर ए के हैं, तो एक भी झुकने वाला नहीं है। तो जो मेरे पास आया है, लड़का या लड़की जो शादी बचाना चाहता है, अगर मुझे वो रीजन लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं ए के साथ 2 का लेटर या 6 का लेटर जिसमें फेमिनिन एनर्जी, मैं वो लेटर से नाम रखने के लिए बोलूंगी। हो सकता है मैम दोनों के जो नेम है वो 1-1 पे आ रहे हो, 3-1 पे आ रहे हो, मेल नंबर्स और फीमेल नंबर्स होते हैं ना, तो वो ईगो क्लैश नाम की वजह से हो, तो उस केस में हम 100% नाम को एक ऐसे नंबर पे डाल सकते हैं जिसकी वजह से है। बट तलाक के केस में प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मैरिटल की है जिसकी वजह से तलाक हो रहा है, कंपैटिबिलिटी की है, पेरेंट्स की इंटरफेयर की है। तो इससे पहले मैं ये बोलूंगी कि किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को ना पहले कपल को काउंसिल करना चाहिए बिफोर गिविंग एनी सजेशन कि ये हो क्यों रहा है। सरनेम, जैसे हिंदुओं में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे धर्मों में होता है कि सरनेम शादी के बाद चेंज हो जाता है, लड़कियों का खास तौर पर, तो इससे भी क्या लाइफ में इम्पैक्ट होता है? मैं ये पहली बात बोलूंगी कि सरनेम चेंज होता है और करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी तो रीति रिवाजों से शादी कर रहे होंगे ना, और आप अब रीति रिवाजों में जा रहे हैं, तो अब आप उनकी पूर्वजों की फैमिली में जा रहे हैं, तो आप अपना सरनेम यहीं छोड़ के जाइए। और अगर आप उनकी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप उनके पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए आप उनका सरनेम 100% लीजिए। अच्छा, जैसे करीना कपूर हैं, ठीक है, अब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपना सरनेम ना बदल के करीना कपूर खान कर लिया, तो उससे क्या दोनों? मैम देखिए, मैं तो अभी तो क्या है ना मैम, मैंने बोला सेलिब्रिटीज ने ये फैशन बनाया है,
बट बहुत लोगों ने सिंगल भी अडेप्ट किया है। मैं कभी भी 2 सरनेम्स को इकट्ठा रखने के लिए बात नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि कपूर्स आर डिफरेंट एंसेस्टर्स एंड सैफ अली खान्स के जो खान है दे आर डिफरेंट एंसेस्टर्स। आप 2 एंसेस्टर्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हो? तो फिर आगे जाके लोग बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, या हमारे को पितृदोष लग गए, या ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ें लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, बट आजकल बहुत फैशन का ट्रेंड है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, मैं कैसे छोड़ दूँ? अब मैम आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ एक एक वर्ड में आप उसका आंसर दें। श्योर। सबसे पहले तो सबसे लकी अल्फाबेट में आपसे पूछूं तो क्या होगा वो? मैम लकी अल्फाबेट वो होगा जो आपके बर्थ डेस्टिनी के साथ मैच होता होगा, बट मैं जनरली देखूं तो A-I-V आर माई पर्सनल फेवरेट्स, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने अक्सर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते ही देखा। और अगर अनलकी की बात करें तो? मैम अनलकी में मैं ये बोलूंगी कि आप P या 8 के लेटर्स दे, P और F से अगर अवॉइड हो सकता है तो नाम रखिए, बिकॉज 8 का मतलब होता है चीजों को डिले करना। आप और किसी बेटर लेटर से नाम रख सकते हैं, तो P और F से मैंने आज तक कोई नाम नहीं दिया है। नहीं दिया, लेकिन होता बहुत सारे लोग मैम होता है। निक नेम भी क्या असर पड़ता है उसका लाइफ में? जैसे घर में लोग सबका निक नेम रख देते हैं। मैम बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि निक नेम भी आपकी एनर्जी के साथ उतना ही इंटरवीन कर रहा है जितना आपका नाम करे। जो चीज आप अपने लिए सुन रहे हो वो आपकी लाइफ में, आप वो उस नेम की एनर्जी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। मे बी आपका जो असली नाम है वो अच्छा और निक नेम खराब है, तो आप ज्यादा निक नेम सुन रहे हो तो आपको निक नेम के इफेक्ट्स आ रहे हैं। कैसा नाम, छोटा नाम ज्यादा बेहतर होता है या बड़ा? मैम छोटा और बड़ा की कोई डेफिनेशन नहीं होती, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अब महाराष्ट्रियंस में तो है ही बड़ा नाम, तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या बन सकता है। कुछ लोग साइलेंट लेटर्स जोड़ देते हैं अपने, जैसे आपने बोला RR, जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा करना चाहिए? मैम अगर कुछ नेम ऐसा है, लेट्स से कि ऋतिक नेम इज ऐसा है जहाँ पे H इज साइलेंट, ठीक है, तो वो H आपकी कैलकुलेशन में तो आ रहा है बट आपकी वाइब्रेशन में नहीं आ रहा। तो अगर आप किसी चीज को वाइब्रेट कर रहे हो तो उसमें आपको अल्फाबेट्स में तो H का टोटल दिख रहा है जब आप नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हो, बट जब आप बोल रहे हो तो आपको उस H का इफेक्ट नहीं मिलेगा या उस साइलेंट लेटर का इफेक्ट नहीं मिलेगा। और बहुत सारे केसेस में RR और AA वो एक डिफरेंट मैटर है, क्योंकि वहां आप जबरदस्ती एक लेटर घुसा के उसको डबल कर रहे हो। क्या ऐसे कुछ नाम हैं जो सबको सूट करें? मतलब एक कुछ ऐसा नाम जो हर एक इंसान को सूट कर सकता है? मैम ऐसा कैसा हो सकता है? एक ही गोली सबको दे सकते हैं हम, एक ही दवाई? ऐसा मतलब मैंने तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि मैं कोई अमित नाम या राहुल नाम या निशा नाम अगर सबको दे दूं तो ये सूट कर जाएगा। मे भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पसंद आएगी मेरी ये स्टेटमेंट, बट एक नाम सबके लिए या एक दवाई सबकी बॉडी पे काम नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारे ऐसे मिथ मैं कह सकती हूँ एक जो आपने आज बर्स्ट किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो जानकर लोगों को अच्छा लगा होगा। और थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे लगता है होगी, लेकिन वो होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन है वहीं सोल्यूशन है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच मस्बा, थैंक यू। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कोई सवाल हो आपके तो कमेंट कीजिएगा, अपने सवाल पूछिएगा, दोबारा मैम को बुलाया जाएगा और आपके सवाल लिए जाएंगे और तब मैम कोई बहाना नहीं बनाएंगी, पक्का पूरा चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।